सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सर बेसिकली अभी हम सीख के आए कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम को कैसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल देखा, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अपने फाइनल पीरियड में हो एग्ज़ाम के तो आपको सारा कन्वर्जन आता होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिटरली बहुत कम है। इसलिए हम अब डायरेक्टली मेथड देखेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के। 3 मेथड है और बेसिकली इसमें भी हम समरी क्रक्स देखेंगे, हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ तीनों मेथड के बारे में समझा दूँगा। सबसे पहले सर वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के 5 नाम हैं, हमें उन नामों पे गौर करना है। प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड। सेम तरीके से इनकम मेथड का है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड, इनकम, और एक्सपेंडिचर मेथड का नाम है इनकम डिस्पोजेबल एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड इट इज़ व्यूड फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये जो भी एडिशन होगा रॉ मटेरियल में उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है। इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज टू करेंट फ्लोस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सीधी सी बात है, जो भी गुड्स और सर्विस बनता है वो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू ही फ्लो में ऐड होता है। इट इज़ यूज टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। और सर ये हम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं और फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। It is used because in national income only final goods are included. Intermediate goods are to be eliminated. Formula for value added method. Value added method का formula है value of output minus intermediate consumption. सर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए वैल्यू एडेड को अल्टरनेटली हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, GDP-MP। तो इसका मतलब क्या है, हमको मिल गया GDP-MP वैल्यू एडेड मेथड से। और वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेम तरीके से अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। सर गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे और आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे होगे उसको आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में ही लोगे, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो सर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स अगर सब में आपको दिया गया है इसका मतलब ये आपको IC दिया गया है, अगर और कोई डिटेल नहीं बोली है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, अगर सब में परचेस बोला गया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया गया है, तो आपको ये दोनों नहीं लेना है, आपको सिर्फ परचेस लेना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। लेकिन अगर सम में बोला गया है डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट डोमेस्टिक परचेस एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको परचेस मिल जाएगा और इस परचेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सम में अगर परचेस दिया गया है, पावर और फ्यूल दिया गया है, तो आप टोटल ऐड करोगे और इनका टोटल जब आप ऐड करोगे तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको क्या बोलेंगे सर हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स प्लस डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अब सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम, टैक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, GST, एक्साइज, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो अब हमको मिल गया GDP-MP और इस GDP-MP को हम नॉर्मली कन्वर्ट करेंगे NNP-FC में। सेकंड मेथड है इनकम मेथड। सर इनकम मेथड से सबसे पहले ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसको देते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयरफॉर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है फर्म को और उसके बदले में उनको फैक्टर इनकम मिलती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है इससे मिलता क्या है हमको, NDP-FC मतलब डोमेस्टिक इनकम मिलती है हमें इनकम मेथड से। कंपेंसेशन, सैलरी प्लस वेजेस इन कैश, सैलरी प्लस वेजेस इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जैसे कि
प्रोविडेंट फंड, LIC वगैरह जब हम एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय लेता है तो उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बेनिफिट। रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट बेसिकली क्या होता है, रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस क्या है? रेंट बेसिकली ज़मीन के ऊपर रहता है और रॉयल्टी बेसिकली सरफेस के नीचे होती है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे माइन है, खदान है, इन सब का जो लीजिंग होती है उसको बोलते हैं। इंटरेस्ट सर कैपिटल पे मिलता है। प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट के लिए आपको देखना है, प्रॉफिट के 3 एलिमेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। सर जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसी में से हम कॉर्पोरेट टैक्स को पे करेंगे, उसी में से हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब टैक्स पे करने के बाद, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा उसको बोलेंगे हम रिटेन्ड अर्निंग। एंड रिटेन्ड अर्निंग को हम बोलते हैं पास्ट सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स भी। तो अगर सम में आपको प्रॉफिट दिया गया है, सम में आपको प्रॉफिट डायरेक्टली दिया गया है तो कोई बात नहीं। अगर सम में आपको प्रॉफिट भी दिया गया है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग भी दिया गया, तो सर वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको सिर्फ प्रॉफिट लेना है। फिर अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में अभी तक हमने 4 प्रोडक्ट देखे, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो जब हम कंपनसेशन को हटा के रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। सब में अगर सर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो इन प्रोडक्ट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और सिर्फ मिक्स इनकम क्यों दी जाती है सब में? मिक्स इनकम जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए होती है, जिनके लिए ये बाइफरकेट करना पॉसिबल नहीं होता है कि कौन सी इनकम प्रॉफिट का एलिमेंट है, कौन सा इनकम कंपनसेशन का एलिमेंट है। उस केस में हम मिक्स इनकम लेते हैं। तो बेसिकली इनकम मेथड में हमें क्या करना होता है? कंपनसेशन प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम आपको हर सम में ही लेनी है। और सर एक्सपेंडिचर मेथड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इनकम मेथड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेकिन इनकम मेथड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयरफॉर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेकिन अब एक्सपेंडिचर मेथड हम देखेंगे, ये हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सबके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो 4 तरीके के खर्चे हैं। कंज्यूमर प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसमें आता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय NGO, क्योंकि जो NGO जो खर्चा करते हैं वो भी नॉर्मली हाउस होल्ड पे करेंगे, इसलिए हम इसको प्राइवेट कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में ले रहे हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉर्मली सम में डायरेक्टली दिया गया होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसके 3 एलिमेंट होते हैं, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हाउस। जब हम इन तीनों को जोड़ देते तो हमें मिल जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या GDCF। और सर GDCF का मतलब है, GDCF का बेसिकली मतलब क्या है? GDCF का बेसिकली मतलब है इन तीनों का एडिशन। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, सब में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया गया तो मतलब आपको GDCF दिया गया है, मतलब आपको GDCF दिया है। लेकिन सब में बोला गया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको उस केस में देन इन दैट केस यू हैव टू ऐड इन्वेंट्री ऑल्सो, तब आपको मिलेगा GDCF। सब में अगर आपको दिया गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सब में अगर आपको दिया गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आप क्या करोगे? प्लस डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर सब में दिया गया नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, देन इन सच केस यू विल डू ऐड इन्वेंट्री प्लस डेप्रीसिएशन, तो आपको मिलेगा GDCF। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार आप लोग न्यूमेरिकल कर लीजिएगा और फ़ोन नंबर नोट्स में आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो फ़ोन आप किसी को भी कोई भी डाउट हो मुझे प्लीज़ फ़ोन कर लीजिएगा। और ये हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो एक बार आप चाहें तो इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा नेशनल इनकम का रिवीजन पूरा हुआ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।